आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, शायद इससे बुरा दौर हिंदुस्तान के ऊपर कभी नहीं आया होगा, और खास तौर से अल्पसंख्यकों के ऊपर इससे बुरा दौर कभी नहीं आया होगा। अगर तुम्हारे ईमान इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देते हो, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? और जब बीजेपी को आप फायदा पहुंचाने जाने अनजाने के अंदर, तो क्या इसका हिसाब आपसे नहीं होगा? यदि कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। ये सिर्फ झलक थी, हराइए अब आपको पूरी फिल्म दिखाते हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। राकेश आज रिपोर्ट कर रहे हैं भावना का मसला और मौजूद हैं पंजाब में, लिहाजा मैं राष्ट्रवाद के साथ हाजिर हूं। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में पहले चरण का निकाय चुनाव हो चुका है, दूसरे दौर के लिए 11 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मुसलमानों को वोट के नाम पर भड़काया जा रहा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भड़काऊ बयानबाजी करते नजर आए। मुरादाबाद में चुनावी रैली में एसटी हसन कह रहे थे कि आज हिंदुस्तान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, एसटी हसन ने मुसलमानों को भड़काने का पूरा काम किया। मुसलमानों को 1980 में हुए ईदगाह दंगे की याद दिलाई। आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, शायद इससे बुरा दौर हिंदुस्तान के ऊपर कभी नहीं आया होगा, और खास तौर से अल्पसंख्यकों के ऊपर इससे बुरा दौर कभी नहीं आया होगा। साथियों, आज आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पार्लियामेंट से ऐसे ऐसे कानून पास हुए, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुए, मुझे ये एहसास होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिल आजारी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। 3 तलाक का कानून आया, सीएए आ गया, जिसमें अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान की शरण लेना चाहता है तो धर्म के नाम के ऊपर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तमाम दुनिया में प्रोटेस्ट हुए इसके, 370 हटाई गई, 371 नहीं हटाई गई। अगर तुम्हारे ईमान इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देते हो, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जब बीजेपी को आप फायदा पहुंचाने जाने अनजाने के अंदर, तो क्या इसका हिसाब आपसे नहीं होगा? ये एसटी हसन है, डॉक्टर हैं, नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नब्ज पकड़ पा रहे हैं क्या? एसटी हसन को आपने सुना, अब आजम खान को सुनिए। आजम खान मुसलमानों पर ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि थूक और जूते से आगे बढ़ने के लिए वो तैयार नहीं। यदि कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। अरे मुल्क के बांटने वालों, रिश्तों को बांटने वालों, क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुरों, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये लगावा चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का चाटा जब विधाई की जीती है तुमने। सवाल यह है कि इतनी जहरीली जुबान के बावजूद जो हासिल करना चाहते हैं वो होगा क्या? दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपनी हर रैली में माफियाओं पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी, और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। जी, तो ऐसे में आज के सवाल हैं कि भड़काऊ बयान स्टंट है क्या? 2024 का नया एक्सपेरिमेंट है क्या?
मुसलमान के नाम पर समाजवादी पार्टी काम पर है क्या? चुनाव की बारी आई तो दंगों की कहानी सुनाई गई, कौम को भड़काएंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे क्या? ये तमाम सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं और हमारे खास मेहमानों से इनका जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं मनोज काका जी, ये क्या यही अब कुछ तरीके बच गए हैं क्या कि जहां सामने कोई प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहा है चुनाव जीतने के लिए, ये जहर बुझी जुबान इस्तेमाल किया जाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहर बुझी जुबान का और जहरीले बयानों का, भाषणों का कहीं भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा इस देश में, चूंकि आप एक सजग और जनवादी पत्रकार हैं और आपकी आंखें देख पा रही होंगी कि सबसे ज़्यादा इस देश में दंगा अगर कहीं हो रहा है और आग लगी हुई है, अब तक 52 लोगों से लेकर के 60 लोगों तक की जान चली गई। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की रिपोर्ट है। तो जगह मणिपुर है, उस पर भी एक बयान, और सारे जो लोग जो देश के गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो लोग अपने वैभव विलास में और अपने प्रचार में मस्त हैं, उनको कम से कम मणिपुर की तरफ भी एक झलक देख लेनी चाहिए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आपने बात कहा, आपने ठीक कहा। और सबसे ज़्यादा जहरीले बयान और सबसे ज़्यादा जहरीले भाषण अगर किसी राजनीतिक दल के लोग देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि गोली मारो वाला बयान किस पार्टी का नेता देता है? और वो केंद्र में मिनिस्टर है। गोली मारना तो छोड़िए साहब, कोई अपनी बात भी करेगा क्या? इस देश के किसानों कोई अपनी बात भी मनोज काका करेगा क्या कि उससे पूछे जाने पर वो 4 दूसरों के बारे में बताएगा खुद को छोड़कर? यही रवायत बन गई है क्या? आपने मणिपुर भी गिना दिया, आप बीजेपी के बारे में आ रहे हो। अरे आपके टीएस हसन के बारे में जो मैं पूछ रहा हूं उस पर भी आप कुछ बोलोगे क्या? आप आजम खान पर भी बोलोगे क्या? लेकिन पहले मैं जरा मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब ले लूं। मनीष शुक्ला जी, कुल मिलाना नहीं काका साहब, आपको मैंने वक्त दिया था, आपने पहले दूसरों से शुरुआत की। मैं चाहता हूं आप अपनी बात करते, आप एक डिफरेंस के साथ लोगों के सामने रखते ना नजीर की, ये देखिए होती है, ये शुचिता होती है जुबान की, ऐसे जाना चाहिए चुनावों में। क्या भाषा बोल रहे हो तुम क्या भाषा बोल रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही? तुम पत्रकार हो, क्या भाषा बोल रहे हो तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे? एक सेकंड, इनकी आवाज दीजिए जरा। ये भाषा है तुम्हारी, यही भाषा ही गरिमा सीखे हो। क्या बोला आपने, क्यों बोला, जरा ये समझाइए। क्या बोला? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बोलेंगे या दूसरों के बारे में बोलेंगे, तो आप तुरंत ही अपने संस्कार प्रदर्शित करने लगे। इससे पहले क्या बोला? आप तुम पर आ गए, अपना आर्काइव नहीं मनोज काका, मैंने आपसे पूछा कि आप एसटी हसन पर बोलेंगे, करा के देख लो। आप आजम खान पर बोलेंगे, आप तुरंत अपना संस्कार दिखाने लगे। कितना गिरोगे? ये तुम तड़ाक पर कैसे आ गए? मैंने कोई जो सवाल किया, अगर कोई गलत सवाल किया हो, मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएंगे क्या? आप आ गए, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आ गए, और अब जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आप तू तड़ाक पर आ गए। पत्रकारिता तो आप कर नहीं रहे। ये आप इस समय आपको जनता देख रही है, आप यहाँ आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और तुम तड़ाक कर रहे हैं, तो आप लोगों से कैसे पेश आते होंगे? मनोज काका, आपको प्रवक्ता कैसे बनाया गया समाजवादी पार्टी में? मैं तो इस बात पर भी हैरान हूं। और आप जैसे लोगों को अगर प्रवक्ता बनाया गया है तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव कदम है समाजवादी पार्टी के लिए। खैर, मैं इसको पर्सनल नहीं लेता और आगे बढ़ता हूं। मनीष शुक्ला जी, खैर ये बताइए कि बात हो रही थी समाजवादी पार्टी की, ये पंचिंग बैग भारतीय जनता पार्टी कैसे होती है? तुरंत क्यों होती है? देखिए, एक तो बहुत शर्मनाक शब्दों का प्रयोग हुआ, और कहा जाता है प्रवक्ता किसी भी पार्टी का मुख होता है, चेहरा होता है। चेहरा इतना विद्रूप हो तो पार्टी के जो अब लोग बोल रहे हैं, जिनके बयान आप सुना रहे हैं, उसमें आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ये वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव नहीं बोल पाते और इनको प्रयोग करते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के बुरे दौर नहीं चल रहे हैं। स्थापना काल के पश्चात समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों के बुरे दौर चल रहे हैं। और 2014, 17, 19, 22 नगर निगम, कोऑपरेटिव, पंचायत के चुनाव में जब से अखिलेश यादव के हाथ में कमान मिली है सपा की, लगातार हार मिल रही है। और हार से बौखला, चाहे आपके चैनल पर बैठ के उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं
मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी बात कही थी कि इनको तुम पर आ जाना चाहिए। लेकिन मैं जरा ये समझना चाहता हूँ, नहीं अब इसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ चर्चा को, और मैं ये शिवम त्यागी जी से समझना चाहता हूँ। शिवम त्यागी, पहले तो ये समझाइए कि ये क्या राजनीति में रब की, हाँ इनकी जुबान जो है वो सुथरी जुबान है, साफ जुबान है और ये अनुकरणीय है, या सब इसमें ये दिखाएंगे कि जब वो ऐसा है तो हम ऐसा क्यों ना करें? देखिए, मनोज काका एक सीरियल ऑफेंडर हैं और वो ऐसा नहीं है आप ही के साथ। वो आने वाले समय में इनको क्रेडिबल लेना चाहिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस व्यक्ति का क्या कहा जाए, आगे आता हूं मैं। जहां तक बात रवायत की है, आप मुझे एक चीज बताइए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि बड़ी सीधी सी बात है, एक तरफ ताबड़तोड़ प्रचार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। लगातार उन्होंने बात की लॉ एंड ऑर्डर पर, लगातार उन्होंने बात की माफियाओं पर, लगातार उन्होंने बात की कि सब चीजें सुकून में रहेंगी, लगातार उन्होंने बात की कि किस तरीके से प्रदेश में शांति है, लगातार उन्होंने बात की कि प्रदेश की बहन बेटी किस तरीके से सुरक्षित है, लगातार इसी तरह की बात है। लगातार उन पर यह भी कहा जाता है कि वो जो है हिंदुओं की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ समाजवादी पार्टी, सामाजिक न्याय, दुनिया भर का ज्ञान, सेक्युलरिज्म फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा था ना, मनोज काका को देख लो, टाइम नाउ के व्यूअर देखेंगे तो क्या लगता होगा। एक सेकंड, मनोज काका का ऑडियो प्लीज नीचे रखिए और तभी कीजिए जब मैं उनसे सवाल करूं, वरना उनका फेडर नीचे रखिए। पूरी बात कीजिए अपनी। थैंक यू। तो सीधी बात यह है कि किस तरीके से सेक्युलरिज्म और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर समाजवादी के दो लोग, जो बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने, अखिलेश यादव जी जो बात अपने आप नहीं कह सकते क्योंकि शायद खुलकर नहीं कहना चाहते, वही बात एसटी हसन और वही बात आजम खान कहते हैं। अब जरा मैं इसको ये समझने के लिए डॉक्टर रिजवान के पास जाता हूं। ये ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर रिजवान कि वहां जहां डिलीवरेबल्स की बात होनी चाहिए, वहां आज भी धर्म की बात सामने लाकर और डिवाइड करने का आरोप दूसरे पर लगाकर खुद को सही बताया जा रहा है? डॉक्टर रिजवान जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, एक चीज आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, जो मुस्लिम लीडरशिप है वो अभी आप बोल रहे थे चुनाव हारने का फॉर्मूला, वोट को डिवाइड करने का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। मुस्लिम लीडरशिप, चाहे वो प्रतापगढ़ी हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे हसन हो, चाहे तौकीर हो, चाहे ओवैसी हो, अब इनमें एक अजीब सी होड़ मची है। आप पते की बात बता रहा हूं, इसको जरा बाद में आराम से चिंतन करिएगा इस पर कि यार सब छोड़ो, ये तो पहले तय हो कि हम मुसलमानों में से सबसे ज्यादा मुसलमान कौन भीड़ इकट्ठी कर पाता है और हम में से सबसे बड़ा कम से कम कौन है। पहले तो ये मोहर लगे, उसके बाद राजनीति शुरू होगी। अब आप ओएसी को देखिए, ओएसी को बंगाल में कितने वोट मिले? 0.230। यूपी में कितने मिले? 0.30 लगभग। गुजरात में कितने मिले? वहां भी शायद 0.30। 100 जगह यूपी में 100 आदमी खड़े करे तो 99 जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन कहलाते मुस्लिम लीडर हैं। अब इनका जो एम्बिशन है वो राजनीति की नहीं है, वो इसी बात की है यार हम कुछ बोल दें और शाम को डिबेट कर लो हमारे ऊपर। अब आज जो आपने हसन साहब के और आजम खान के नाम पर डिबेट कर दिया, आपने कहा कि इसको इत्मीनान से सोचिएगा, कि आप सोचने के लिए ये पॉइंट दे रहे हैं कि इनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को चर्चा में रेलेवेंट रखना चाहते हैं। इनकी बातों के सब्सक्राइबर्स बचे नहीं हैं, लगभग नेग्लिजिबल हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? मेरे साथ माजिद हैदरी भी हैं, उनके पास चलता हूं। माजिद हैदरी, क्या ये लोग जो आज तक सियासत की वजह से, खासतौर से अब मैं आजम खान की बात कर रहा हूं, एसटी हसन की बात कर रहा हूं, क्या ये आज भी सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं, या यही लोग हैं जिनकी पल्स पर हाथ है, आज नहीं तो कल इनके सब्सक्राइबर्स सामने आएंगे? ये एक्चुअलिटी क्या है इसमें? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं जो केजरीवाल सरकार ने हमला किया पत्रकारिता पर, टाइम्स नाउ पर, टाइम्स नाउ भारत पर और भावना साहिबा पर, कि जो उनका पर्दाफाश किया गया था, उस पर मैं उसकी निंदा करता हूं। धन्यवाद। उसमें मैं आप लोगों के साथ हूं। देखिए जी, जहां तक बात है, सैयद तुफैल हसन साहब डॉक्टर है, पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर है, मास्टर्स ऑफ सर्जरी भी किया हुआ है, किया है इस वक्त हालात का, बिल्कुल सही है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं इसके लिए, उन्होंने खुशामदीद कहता हूं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो देश में जो राजनीति चल रही है वो केवल धर्म के नाम पे चल रही है। जैसे अभी हमने कर्नाटक में देखा कि पूरी की पूरी भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो फौज है, पूरा धर्म के नाम पे वहां वोट बटोरने चली। भाई एक अच्छी बात हुई थी कि एक आतंकी संगठन बजरंग दल को बैन किया जाए, बिल्कुल किया जाए, बजरंग दल मुक्त बनाया जाए भारत को, लेकिन ऐसी मिर्ची लग गई भाजपा वालों को कि इनने इसको धर्म से जोड़ लिया
और तब से केवल धर्म का नाम लेकर के इसको वोट इनिशिएट मांग रहे करने का काम हैं। किसने अब किया? उन्होंने वोट मांगा तो ये ठीक है, इसको लेकिन शुरुआत हमारे किसने बेचारे की? आजम खान साहब माजिद ने हैदरी मांगा, साहब, सैयद तुफैल माजिद ने हैदरी मांगा, साहब, इसमें शुरुआत किसने की? पीएफआई और बजरंग दल को एक जगह किसने बताया? जी मैं कह रहा हूँ PFI आपके और बराबर बजरंग वाले दल को विंडो नहीं में जो छोड़ना बैठे हुए चाहिए। हैं, जरा उनके मैं तो पास कह रहा चलता हूं मैं। चंद्रमोहन इस्लामिक साहब, ये कुल मिलाकर आपने शिगुफा छोड़ा और वो जो है बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया, और वो एक ऐसी बात आ गई जिसमें सारे दल कूद पड़े हैं और उसको समझ रहे हैं कि यही एक रवायत है पॉलिटिक्स में जिसको कायम रखना चाहिए। देखिए, हमने कोई भूखा नहीं छोड़ा। हमने जिस बात को कहा गया दिनेश जी, उसमें ये कहा गया कि कोई भी दल जो कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस की ध्यान ना करके कानून अपने हाथ में लेगा, उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये एक कॉलम दिया गया। इसको कैच किसने किया? भाजपा ने। अब विषय पे आता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक हमारी जुझारू पत्रकार है आपकी भावना, अगर मीडिया के चौथे स्तंभ में, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में दो तो पत्रकार है, बिल्कुल भावना जी के साथ जो हुआ गलत हुआ और उसकी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे ही इसी चौथे स्तंभ के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके लिए आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आवाज ना उठेगी तो उसके कारण फिर प्रश्न उठेंगे, तो फिर कुछ लोग ये कह देंगे जी पंचिंग बाय भाजपा क्यों हो रहा है। सत्ता के अंदर जो लोग बात पूछ रहा हूं चंद्रमोहन जी, अगर भाजपा जिम्मेदार है तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो डिफरेंट नजीर लोगों के सामने रख रही है कि देखिए हम जहर बुझी जुबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो धर्म के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे? और ऐसे कौन से राजनीतिक दल हैं जिन्होंने वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए तमाम तौर तरीके नहीं अपनाए? राहुल गांधी जी धर्म की बात कब करते हैं? सोनिया एक गांधी सेकंड, धर्म चंद्रमोहन की जी से बात हो कब जाने करती दीजिए मेरी, माजिद हैदरी, वरना सब कोई बीच में आने लगेंगे। अगर गुनाहगार को कोई गुनाहगार कहा जाए और वो गुनाहगार है, और उस गुनाहगार के बाद वो लोग सत्ता में आ जाए जो अपने को बेगुनाह कहें, और उनके रहते हुए ही भी ये चीजें चलें, तो फिर गुनाहगार कौन हुआ दिनेश भाई? वो जो गुनाहगार थे या जो अपने को बेगुनाह कहते थे उनके नहीं, तो मैं तो ये कहता हूं चंद्रमोहन जी कि जनता ने जिनको ये बताया कि ऐसा मत कीजिए वरना आप रेलेवेंट नहीं रह जाएंगे सियासत में, वो आज भी कुछ सीखने समझने के लिए तैयार नहीं है क्या? मैं तो ये भी जानना चाहता हूं। ये एक बार शिवम मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए कि इसमें कौन है? एक सेकंड, एक बात मैं समझा। मनीष जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शिवम एक बात मैं बहुत जल्दी से, आप अगर इस समय थोड़ी देर राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से ही ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी में बेहतरी की बात करे और कहीं लड़ने लड़ाने की बात ना करे? कौन दिखाई दे रहा है? ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कहां पर हिंदू मुस्लिम कहा है, और एक तरफ अखिलेश यादव के जो सूरवीर योद्धा हैं, ये डॉक्टर बता रहे हैं ना, एसटी हसन, मास्टर ऑफ सर्जरी। ये मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं है, ये मास्टर ऑफ इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस है, दंगा भड़का रहे हैं। ये इसको देखने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी हिंदू मुस्लिम वाली बाइलाइन पर जा रही है, और एक तरफ जो सरकार में है योगी आदित्यनाथ जी, वो बार बार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से ही कह रहा हूं, कुछ लोगों को आज भी लगता है कि जो वोट मुस्लिमों का है उनको अल्लाह से डराओ, उनको बताओ कितने उन पर अत्याचार हो रहे हैं, 370 गलत हटा, 3 तलाक गलत हटा, उनके ऊपर इतने अत्याचार सिर्फ बीजेपी कर रही है, और अगर बीजेपी को गलती से भी वोट दे दिया तो सोचो अल्लाह आपके साथ क्या करेगा। ऐसी सी ही कुछ लाइन केरला फाइल्स में भी है, केरला डायरी में भी, कि अल्लाह से डरो। डरा डरा कर वोट ले रहे हैं समाजवादी वाले, अब इससे ज्यादा और क्या भड़काएंगे आप बताइए? नहीं, वो तो डराने की कोशिश यहाँ ऑन एयर भी तुम तड़ाक करके हो रही है, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि मनोज काका पीछे बहुत सारी किताबें रखकर बैठे हुए हैं। मनोज काका जी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुवा सुना होगा ना आपने, 2.5 आखर प्रेम का भी पढ़ लीजिएगा, काम आएगा, और लोगों से अच्छे से बात करना सीख लीजिएगा। बड़ी इज्जत के साथ मैंने आपसे बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन आपने जो तुम तड़ाक किया आज तो कमाल ही हो गया मनोज काका। और मुझे ये लगता है कि आप कहां से चिढ़े बैठे हुए थे जो आके आपने मेरे ऊपर उतारा, ये भी मेरे समझ में नहीं आया। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं मनोज काका, कि आप लोग क्या इसलिए क्योंकि मंच के आसपास कुछ तालियां मिल जाती हैं, कुछ लोग ताली बजा देते हैं ऊपर नेताजी को देख के, उन तालियों के लिए ये काम करते रहेंगे? कुछ दिनों में वो तालियां भी खामोश हो जाएंगी, क्योंकि वो वर्ग जिसको आप सोच रहे हैं कि रिलीजन के नाम पर ये कहकर अपने साथ लाया जा सकता है, वो सबका विकास के तहत फायदे ले रहा है और धीरे धीरे मोदी जी की तरफ जा रहा है। दिनेश जी, पहले तो वक्तव्यों पर पूर्व के संदर्भ में जो बात आप कर रहे हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टैट। आपने अपने शुरुआती संदर्भ में जब मेरी बात खत्म होने लगी, और आज तो सब आर्काइव में है, आपको देखना चाहिए, आपने कहा कि मनोज काका कर रहा है, मनोज काका बोल रहा।
ये भाषा आपकी एक संजीदा नहीं, आप कहाँ सुन रहे हैं? आपके कान में ईपी ठीक से लगा हुआ है? सवाल है धार्मिक मनोज काका कह रहा है, अगर मैंने कहा है ना मनोज काका जी, आप रिकॉर्ड देखिएगा, मैं आज के बाद पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और अगर आप में थोड़ा भी सब्सटेंस है ना, आपने कहे हुए आपकी जुबान थोड़ी भी सब्सटेंस रखती है। सुनिए एक सेकंड मनोज काका जी, अगर मैंने ये कहा हो कि मनोज काका कह रहा है तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और अगर आपने दिनेश गौतम कह रहा है, कर रहा है, किया हो तो आज के बाद आज आप नेतागिरी छोड़ दीजिएगा। बोलिए, मंजूर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए। तो आप देखिएगा रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिएगा, अखिलेश जी को भी दिखाइएगा और कहिएगा कि इसके बाद मैंने ये किया था और ऊपर से मैं जुबान दराजी भी कर रहा था। अब जरा सवाल का जवाब दे दीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा। अब जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं ऐसी जुबान बोलने के बाद भी? दिनेश जी, आपकी वैचारिक साझेदारी मैं समझ सकता हूं। वोट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई। अरे वैचारिक साझेदारी में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, सरकार में है। चुनाव के नतीजे वैचारिक साझेदारी से नहीं आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव कर रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद सीटें आ रही हैं। उसमें मैं कहां से आ गया? अरे अब बोलने ही नहीं दोगे तो आप बुलाया ना करिए। तो आप साझेदार कह दोगे विचारों के, मैं सुनूं और बाद में आपको हाथ जोड़ूं और कहूं मनोज काका जी बहुत धन्यवाद आपका यहां पहुंचने के लिए, तू तड़ाक करने के लिए, वैचारिक साझेदार बता देने के लिए। सबसे ज्यादा इस देश में धार्मिक बयान प्रधानमंत्री देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, अनुराग ठाकुर देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर धार्मिकता पे, अगर राजनीति, अगर धर्म पे भारतीय जनता पार्टी ना राजनीति करे तो विगत 8 सालों 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की बात आती है। मनोज काका एक डिफरेंशिएटर समझिए, एक डिफरेंशिएटर समझिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी किताबें जो आपने पीछे रखी हुई अगर वाकई पढ़ते हैं तो आप भी इस फर्क को समझ पाएंगे। धर्म का जहां पर जिक्र हो और यह कहा जाए कि हम संतुष्टिकरण करते हैं और सबको साथ में लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ जहां बातें हो तुष्टिकरण की, इसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? धर्म का इस्तेमाल तो दोनों ही तरफ हो रहा है, धर्म के बारे में बात दोनों तरफ हो रही है। हाँ, ठीक बात है। संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण इस समय जो दुनिया में है वो आर्थिक हो रहा है, वो भौतिक हो रहा है, लेकिन यहां तुष्टिकरण सिर्फ धार्मिक दिया जा रहा है। सिर्फ बात कहां से कहां, आप डबल इंजन की सरकार थी कर्नाटक में, आपके पास कोई विकास बताने को नहीं था। समाजवादी पार्टी की तो 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी एक विकास का कोई एक नाम बता दें। एक हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं, आज अलीगढ़ में है, मेरठ में है, बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाया, जेपीएनआईसी हमने बनाया, नौजवानों को 18 लाख लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने दिया। जो सरकार पोषित भी कुछ प्रवक्ता स्वघोषित विश्लेषक बैठे हैं, वो बेचारा बता दे कि भारतीय तो ये लग रहा है मनोज काका जी आपको जाके तो पूरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बोलना चाहिए, आपको जाके वर्ल्ड बैंक से भी बोलना चाहिए, आपको जाके इनसे बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग क्या वैचारिक साझेदार हो गए हो क्या भाजपा के? IMF और वर्ल्ड बैंक जो आप ये बताते रहते हो कि बड़ी तेजी से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, चाइना और इंडिया ही वर्ल्ड इकोनॉमी को संभालेंगे, अगर संभालेंगे तो आप उनको भी जाकर बोल दीजिए वैचारिक साझेदार हो गए हैं शायद वो भी। लेकिन मैं अभी मनीष शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूं। मनीष शुक्ला जी ये बताइए, देखिए अगर वो भी अगर आपको सही कहने लगेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? ये बात तो ठीक है जो वो कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कोई मर्यादा का ख्याल रखा जाएगा? क्या इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हिंदू भी इस देश का नागरिक है और मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, और दोनों के भाई भाई कहने वाले ही इनको लड़ाने की बात करते हैं और ये कह देते हैं मंच से कि तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है और संसद तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? देखिए दिनेश जी, ये तो सभी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि 70-75 साल में किस तरीके से मुसलमानों को डराया गया, किस तरीके से ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से उनकी महिलाओं को बांध कर रखा गया, 370 लगाकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ के एससी हैं, जो वहाँ के पिछड़े हैं, उनके अधिकारों का हनन किया गया। और अखिलेश यादव को आज सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए, एसटी हसन 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी की क्या राय है? एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आपके चैनल पर बैठ के माजिद हैदरी ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया। देखिए ये एक नेक्सस है। कांग्रेस ने कहा कि पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन करेंगे। आखिर जब पीएफआई पहले से बैन है तो उसको बैन करने की आवश्यकता नहीं है।
बजरंग दल कौन सा संगठन है जो धार्मिक क्षेत्र में काम करता है, और बहुसंख्यकों के धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के प्रति जो भाषा माजिद हैदरी ने यहाँ बैठकर प्रयोग की और कांग्रेस ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, इसके बाद क्या ये किसी भी दल की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि दोनों धर्म बराबर है, इसलिए कम से कम बजरंग दल के साथ खड़ा हुआ जाए। हमारा दल, हमारी पार्टी बजरंग दल के साथ भी है और भगवान बजरंग बली के साथ भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो हमने काम किया है 6 साल में, हम वो बताएं। आपके सवाल का जवाब लेने के लिए माजिद हैदरी के पास मैं फौरन जाने वाला हूं, फौरन जाऊंगा मैं, लेकिन एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं उनकी बातों को सब्सटेंस दिया जाना चाहिए? खास तौर से मध्य प्रदेश में जबलपुर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, मैं जानना चाहता हूं इस तरीके के काम क्यों किए जाते हैं? क्या सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कोई गलत कह रहा है तो उस गलत कहने वाले को वजहें क्यों दी जाती हैं? अगर उसने गलत कहा है, दुनिया और जमाना देख रहा है, वो समझेगा कि गलत कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। तोड़फोड़ करने से क्या होगा? देखिए दिनेश जी, माजिद हैदरी कह दे, हम उनको जवाब दे न दे चलेगा, लेकिन जब कांग्रेस जैसी पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस तरह की बात कहेगी और कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, तो एक राजनीतिक हमारी प्रतिबद्धता भी होती है उनकी हर बात का हम जवाब दें। और हम ऐसे ही बहुसंख्यकों के धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन को बिना वजह टारगेट किया जाए और हम उसके पक्ष में न बोले, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात देखिए, मैं दिनेश जी जो कहना चाहता था बार बार, मुझे ब्रेक के लिए मनीष जी रुकना पड़ेगा, ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सीड कर गए हैं। इस ब्रेक के फौरन बाद हाजिर हो रहा हूं। माजिद हैदरी आप सुन रहे होंगे, डॉक्टर रिजवान आपका इशारा में के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कि यूपी में दूसरे दौर के ये जो निकाय चुनाव का जो दूसरा दौर आ रहा है, इसके पहले जुबान कहां किस तरीके से जा रही है, और ये क्या वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए, अगर ये वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए है तो ये एक्सपेरिमेंट पहले करके देखा जा चुका है, सक्सेसफुल हुआ नहीं, फिर आज भी क्यों किया जा रहा है? क्या वो लोग जो समझ रहे हैं कि ऐसा करने से वोटर उनकी तरफ आएंगे, वो पार्टी को और नुकसान पहुंचाने वाले हैं क्या? क्योंकि मौजूदा ट्रेंड आप देख रहे हैं, लोग चाहते हैं डिलीवरेबल्स उनके सामने हो, कानून व्यवस्था का राज कायम रहे, हिंदू मुसलमान में लोगों को ना बांटा जाए और सरकार की स्कीम्स का फायदा सबको मिले। भारतीय जनता पार्टी ये करने और सुनिश्चित करने की राह में आगे जा रही है, लेकिन इधर आपने ये भी देखा कि संसद तक से गलत फैसले हो रहे हैं, और तुम ऐसी पार्टियों के साथ अगर जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? क्या इस बात का डर लगने लगा है कि लोग जा रहे हैं साथ में और इसीलिए उनको भगवान का वास्ता देकर अब रोकने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर रिजवान अहमद जी, देखिए 2-3 दिन से यह सिलसिला चल रहा है बजरंग दल और पीएफआई का। अभी माजिद हैदरी ने भी बोला, वो वकील नहीं है, कोशिश करूंगा उनको समझाने की। 3 तरह से आदमी समाज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक होता है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक होता है जो क्राइम करके क्रिएट करता है, और एक होता है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करके क्रिएट करता है। मैं मानता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि कई किस्से देखने में आए हैं जहां बजरंग दल ने के कुछ सदस्यों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहा जा सकता है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे, मान लिया मैंने। एक होता है क्रिमिनल, अतीक, मुख्तार, अभी कल मारा गया अनिल दुजाना, मेरठ का अपराधी, एक वो गैंगस्टर होता है, और एक होता है एंटी नेशनल। तो माजिद हैदरी, बजरंग दल मान लिया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कभी कभी उसके जो कैडर हैं वो जोश में आके क्रिएट कर देते हैं, लेकिन पीएफआई से एंटी नेशनल से ना मिलाओ। पीएफआई का इस्लामिस्ट एजेंडा है, पीएफआई बाहर से फंडिंग लेता है, पीएफआई ऑर्गेनाइज करके धरना प्रदर्शन दंगे करवाता है। तो अब क्या आपके ये कहने के बाद माजिद हैदरी कोई अंतर स्पष्ट है? माजिद हैदरी, बात भी ऐसी करो कि लगे कि पढ़े लिखे हो। बजरंग दल को पीएफआई से नहीं जोड़ूंगा, मैं बजरंग दल को इस्लामिक स्टेट से जोड़ता हूं, इसलिए क्योंकि जैसे इस्लामिक स्टेट का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, बजरंग दल का बजरंग बली से कोई रिश्ता नहीं, और बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त इस देश में पहलवान हैं। और आप देखिए मेरे भाई बजरंग पूनिया आज कहां है? अरे आज बजरंग बली के सच्चे भक्त बजरंग पूनिया आवाज दे रहे हैं, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो। और जो लोग यहाँ पे बजरंग बली के नाम पे सियासत कर रहे हैं वो एक सच्चे भक्त की बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे बजरंग बली जी का नाम चुनाव के लिए भाजपा इस्तेमाल कर रही है। माजिद हैदरी, मुझे तो ये समझना है कि एसटी हसन ये कह रहे हैं। एक मिनट अच्छा,
कहिए 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 डॉक्टर रिजवान कहिए। माजिद हैदरी और डॉक्टर रिजवान को रखिए। माजिद हैदरी जो अल्लाह के नाम पर सियासत कर रहे हैं उनका क्या, जो अल्लाह के कुरान के नाम पर सियासत कर रहे हैं उनका क्या, बोलो उनका क्या, जो अल्लाह के नाम पर सियासत कर रहे हैं उनका क्या। किस बेचारे ने कर ली, किस अगर किसी ने नाम नहीं लिया अल्लाह का, आपको मिर्चें क्यों लग रही है उतनी? मैंने कहा इस देश में कोई आतंक नहीं होगा, बजरंग दल मुक्त होगा भारत इंशाल्लाह। क्या अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, अरे मेरे तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या है ये, क्या है? बजरंग बली का भक्त इस मंच पे जो बजरंग पुनिया की बात करे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या है ये? अरे रिजवान भाई, ये क्या है? बली का भक्त है ये क्या है भाई? जो बजरंग पुनिया की बात करे, बजरंग बली के भक्त पहलवानों की बात करे। नहीं, लेकिन मैं तो आप दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। शिवम त्यागी, अगर यहाँ ये कहा जाने लगा है कि देखो संसद से क्या क्या हुआ, उसके बावजूद अगर तुम वहां पे खड़े हुए उन लोगों के साथ खड़े हुए हो तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जब ये बात कही जाने लगी है तो क्या ये डर बहुत बड़ा हो गया है कि धर्म का वास्ता देकर भी हम बरगलाने में नाकाम रहे हैं? आजम खान का पिछला चुनाव आपको याद होगा जिसमें उन्होंने पूरे जी जान लगाए, बावजूद उसके वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। जो भी हर संभव प्रयास ये कर सकते थे इन्होंने किया है। अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था 2022 के चुनाव में कि सीएए के दंगों में जिन जिन मुस्लिम युवकों पर गोली चलवाई है मैं सब सीसीटीवी कैमरास निकलवा के जितने भी पुलिस वाले हैं सबको जेल में डालूंगा। एसटी हसन से लेकर शफीकुर रहमान बर्क तक हर रोज हर चीज पर रोजाना जहर उगलते रहते हैं। क्या अखिलेश यादव जी के यहां पर मीडिया नहीं है? क्या वो नहीं देखते डेली? क्या किस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, किस तरीके से हर चीज पर, अतीक अहमद पर समर्थन एसटी हसन शफीकुर रहमान बर्क का, असद पर समर्थन एसटी हसन शफीकुर रहमान बर्क का, शाइस्ता पर समर्थन अतीकुर रहमान ये आपका एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क का। ये दो सांसद समाजवादी के लगातार मुसलमानों के हर मुद्दे पर सीधे तौर पर चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो उसका भी समर्थन करते हैं। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव को नहीं दिखाई देता, बहुत समर्थन है उनका। नहीं, शिवम त्यागी, भावनाओं से राजनीति नहीं चलती है तो राजनीतिक दल जानते हैं। इसका मतलब इनके वॉर रूम में यह समझा जा रहा है कि ऐसा कहने पर हमको वोट मिलेंगे। नहीं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। अरे पहले तो उधर चला, वो मनोज काका जो एक बात कह रहे थे कि आपने बदजुबानी की इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बोला। मनोज काका जरा सुन लीजिए, और आपने कहा है कि राजनीति छोड़ देंगे आप अगर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, उसके बावजूद आपने ऐसा कहा है। तो सुन लीजिए जरा मैंने क्या कहा था। तो मनोज काका कोई अपनी बात भी करेगा क्या? इस देश के किसानों कोई अपनी बात भी मनोज काका करेगा क्या कि उससे पूछे जाने पर वो चार दूसरों के बारे में बताएगा खुद को छोड़कर? यही रवायत बन गई है क्या? आपने मणिपुर भी गिना दिया, आप बीजेपी के बारे में आ रहे हो। अरे आपके टीएस हसन के बारे में जो मैं पूछ रहा हूं उस पर भी आप कुछ बोलोगे क्या? आप आजम खान पर भी बोलोगे क्या? लेकिन पहले मैं जरा मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब ले लूं। मनीष शुक्ला जी, कुल मिलाना नहीं काका साहब, आपको मैंने वक्त दिया था, आपने पहले दूसरों से शुरुआत की। मैं चाहता हूं आप अपनी बात करते, आप एक डिफरेंस के साथ लोगों के सामने रखते ना नजीर की, ये देखिए होती है ये। मनोज काका, मैं इसके बावजूद कहूंगा आप राजनीति कीजिए, कोई बात नहीं। बोलूं मैं? हाँ बोलिए। अब आपने आप स्वयं एक्सपोज हो गए दिनेश जी। मैंने अच्छा करा आपने चला दिया। करेगा क्या ये मर्यादित भाषा है? आज तो आपका बड़ा स्वागत होना चाहिए। मर्यादित भाषा है, यही आपकी मर्यादित भाषा है। ये एक तरफ आज आपने ऑन एयर कहा है कि आज आप छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। भैया माला लाओ, उनका स्वागत करिए। इसके बावजूद आप मनोज काका, जैसे लोगों के मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सूर्य पश्चिम से उगता है कहने के बावजूद उस पर टिके रहने के लिए कैसा ज़र्फ चाहिए? यही बात कही जा रही है क्या? ये आपके नेताओं की तरफ से, टीएस हसन की तरफ से इसी तरीके का एटीट्यूड है क्या? मनीष शुक्ला जी से समझना चाहता हूं। मनीष शुक्ला जी, आपने भी सुन लिया ना मैंने क्या कहा था? मैंने कोई, अच्छा यहाँ पे हर किसी से मैं पूछ लेता हूँ, सबसे पूछ लेता हूँ। मनीष शुक्ला जी, मैंने कोई बदतमीजी की थी क्या? हम लोग तो डिबेट के दौरान ही सुन रहे थे। और देखिए, मैंने पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैंने कोई बदतमीजी की क्या मनीष जी, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रिजवान, मैंने कोई बदतमीजी की क्या? नहीं, एक सेकंड। डॉक्टर रिजवान, मैंने कोई बदतमीजी की क्या? बिल्कुल नहीं। शिवम, मैंने कोई बदतमीजी की क्या? बिल्कुल नहीं। चंद्रमोहन सर, मैंने कोई बदतमीजी की है क्या? उसको उठा के बाहर फेंक दे। एक सेकंड। चंद्रमोहन सर, मैंने कोई बदतमीजी की है क्या? नहीं, हर चीज सभ्यता में होनी चाहिए और सभ्यता ही सबसे मैंने की है क्या? मनोज काका जी को तो आपने सुना, मैंने की है क्या कोई बदतमीजी? नहीं,
नहीं, माजिद हैदरी साहब, मैंने कोई बदतमीजी किया है, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मनोज कोई काका जी, आप बदतमीजी फैसला नहीं, कर बिल्कुल नहीं। लीजिए कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी कुछ जर्फ बचा हो तो आज सोचिएगा कि आपने कहा है राजनीति छोड़ देंगे, अब आपका विचार क्या है? आपको पूरा आपने मैं इसी के साथ आज क्लोज करता हूं। अब मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये एटीट्यूड कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो खाता ना वही, जो हम कहें वो सही, यही मंच से भी हो रहा है क्या? और इस जहरीली जुबान का बूमरैंग इफेक्ट समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में भी देखना पड़ेगा क्या? बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का और दर्शकों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में इतना ही।